हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय महाकाल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरि एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, और विशेषकर भौतिक प्रदेशों में भी उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थलीय भाग है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने इस सेशन का यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहां पर राजस्थान की उत्पत्ति और विस्तार, राजस्थान का जो विस्तार और इसका क्षेत्रफल है इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा, तो उसको भी देखिए, आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। और मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में इस प्रकार का बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो लाएंगे, नया अपडेट लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप तुरंत उस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। तो आइए मित्रों, हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और मित्रों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने जो दोस्त लोग हैं वह भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, देख रहे हैं कि आप हमारी जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसको भी हमने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो जो आता है सबसे ऊंचाई में, यानी कि उच्चावच और जलवायु के आधार पर देखें तो सबसे पहले तो आता है पर्वत जो मेरू आता है, मेरू पर्वत। और यह जो अरावली का भाग है वो मेरू पर्वत के ही नाम से जाना जाता है। फिर पर्वत के बाद में आ जाता है दोस्तों पठार आ जाता है, पठार आ जाता है जिसको माल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है मैदान, उसके बाद में आ जाता है मैदान, और सबसे अंतिम में आ जाता है मरुस्थल। मरुस्थल जो जहाँ पर क्या है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे भौतिक प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा है। पहले तो आ जाएगा पर्वत, फिर आ जाएगा पठार, फिर आ जाएगा उसके बाद में मैदान, और फिर लास्ट में आ जाएगा मरुस्थल। आगे देखते हैं कि भौतिक प्रदेशों की जो सामान्य जानकारी है, तो हम एक एक जो 4 भौतिक प्रदेश बांटे हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं मरुस्थल के बारे में। हमने एक तो मरुस्थल में बांटा, एक अरावली प्रदेश में बांटा, एक मैदान और एक हाड़ौती का जो पठार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल कितना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, यहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन से काल में इसकी उत्पत्ति हुई, इत्यादि इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल इसमें देख पा रहे होंगे आप, जो ये मरुस्थल है, यह मरुस्थल क्षेत्रफल की बात करें तो मरुस्थल 61.11% भाग पर फैला हुआ है, अर्थात 2/3 क्षेत्रफल हमारा मरुस्थल घेरे हुए है। और दोस्तों, इस 2/3 अर्थात 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या रहती है। कितनी जनसंख्या? 40% जनसंख्या हमारे राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है। और इस मरुस्थल में लगभग 12 जिले आते हैं दोस्तों। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मरुस्थल में कितने जिले आते हैं तो 12 जिले आपको बताना है दोस्तों। आगे हम देखते हैं यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर बलुआ पत्थर से निर्मित मिट्टी पाई जाती है, अर्थात बुलई और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे बुलई और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। मरुस्थल में बुलई और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु की बात करें तो दोस्तों जलवायु पाई जाती है शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। हम अन्य जो भौतिक प्रदेश है उनको भी देख लेते हैं। अन्य भौतिक प्रदेशों में जो दूसरा भौतिक प्रदेश है हमारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी, यह अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में से भी जो परीक्षाएं होती है, जो कंपटीशन वाली एग्ज़ाम होती है, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। हम देखते हैं अरावली में, तो अरावली का जो क्षेत्रफल है यह 9% है। कितना है? 9%। और दोस्तों इस 9% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। हमारे राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है उसमें से 10% जनसंख्या निवास करती है। और जो अरावली प्रदेश है उसमें
13 जिले आते हैं, लेकिन इसमें से मुख्यतः माने जाए तो मुख्य केवल 7 जिले ही आते हैं। वैसे तो अरावली का विस्तार तो 13 जिलों में है, लेकिन मुख्य माना जाए तो ये 7 जिलों में विस्तृत है। आगे हम देखते हैं मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो अरावली प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है दोस्तों पर्वतीय, या इसको वनीय मिट्टी भी कहा जा सकता है। तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है या इसको वनीय मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि अरावली प्रदेश में ज़्यादातर तो क्या है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, खेजड़ी पाई जाती है और इसी प्रकार के धोकड़ा वगैरह बहुत सारे वन पाए जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह पर्वतीय मिट्टी है और इसको हम वनीय मिट्टी भी कह सकते हैं। और यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों, ये जलवायु पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु है दोस्तों? उप आर्द्र जलवायु है। आगे हम बात कर लेते हैं मैदान की। तो हमारा जो ये मैदान है, जिसमें मैदान में आप देखते हैं कि गंगा यमुना का जो मैदान है, यह हमारे राजस्थान के लगभग पूर्व में फैला हुआ है, हाड़ौती के पठार के उत्तर में, और लगभग ये जो सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, दौसा, जयपुर, ये टोंक, इन जिलों में लगभग ये जो मैदान फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो मैदान कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? ये 23% भाग पर हमारा मैदान फैला हुआ है और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, 39% जनसंख्या निवास करती है। आगे हम बात करते हैं कि ये इसमें कितने ज़िले आते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये मैदान है, इसमें 10 ज़िले आते हैं, 10 ज़िले इसमें आते हैं। और यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, या इसको दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो मैदान है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपको बताना है जलोढ़, कछारी या दोमट, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। और यह भी आपको याद रखना है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो यह जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी हो जाएगी दोस्तों। जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी, यह आपको बताना है। और यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं जो हाड़ौती का पठार है, और हाड़ौती का पठार जिसमें लगभग 4 जिले आते हैं और इसके अलावा भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हाड़ौती का पठार 6.89% क्षेत्रफल फैला हुआ है। कितने? 6.89 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है 11%। कितनी जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों? 11% जनसंख्या हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और लगभग वह जो मुख्यतः जो हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, इसके अलावा भी टोटल मिला के यह 7 जिलों में फैली हुए है, जिसके आसपास के जैसे कि चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, इधर थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर तक चला जाएगा टच में। तो इस प्रकार से लगभग 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है कि हाड़ौती के पठार में कितने जिले शामिल हैं, तो ये आ जाएंगे 7 जिले आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और हल्के काले रंग की होती हैं दोस्तों। और यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपको पता है कि झालावाड़ में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है, और इसीलिए यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। हाड़ौती के पठार में जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो यह हमने भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की दोस्तों। और हम अब पकड़ते हैं जो उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं दोस्तों। इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका निर्माण काल कौन सा था। तो दोस्तों इसका निर्माण काल की बात करें तो यह टर्सरी काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, अर्थात कवाटरी काल में, अर्थात प्लीस्टोसिन काल में यह इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मित्रों। या तो टर्सरी काल आपके ऑप्शन में आ जाएगा, या तो टर्सरियरी काल आ जाएगा, या क्वार्टरनरी काल आ जाएगा, या इसको प्लीस्टोसिन काल भी कह सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि प्लीस्टोसिन काल की जो काल था उसमें हमारे मरुस्थल की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। यहाँ पे है जो हम देखते हैं इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ तक है?
तो इसका विस्तार की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई है 440 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 200 से 300 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 200 से 300 मीटर। और इसके जो एवरेज देखा जाए टोटल मिलाकर तो एवरेज हो जाएगा दोस्तों 250 मीटर हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। राजस्थान में कुल मरुस्थल की बात करें तो कुल मरुस्थल जो ब्लॉक हैं ये 85 है मित्रों, 85 ब्लॉक इसमें आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं मरुस्थल का ढाल किस प्रकार का है। तो मरुस्थल की ढाल की बात करें तो मरुस्थल का ढाल आप देख सकते हैं कि मरुस्थल में एकमात्र जो संपूर्ण जो मरुस्थल में बहने वाली जो नदी है वह कौन सी है, वह आपको पता है कि वह लूनी नदी है। वैसे तो हम ये नदियों के प्रवाह की दृष्टि से ही हम ढाल को मापते हैं। तो आपको पता है कि लूनी नदी किस दिशा में बहती है, तो आपको पता है कि यह बहती है दक्षिण और पश्चिम में। तो मित्रों ये जो इसका ढाल हो जाएगा, इसका ढाल हो जाएगा उत्तर पूर्व से लेकर के ये उत्तर पूर्व हो गया दोस्तों, उत्तर और पूर्व से लेकर के किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढाल है दोस्तों, और ये अरब सागर की तरफ कच्छ की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है कि मरुस्थल का ढाल किस ओर है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा दोस्तों, यह इसका ढाल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं मरुस्थल का अध्ययन करें तो मरुस्थल के अध्ययन में देख लेते हैं दोस्तों। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, एक तो है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा, एक तो है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। मित्रों यहाँ पर जो शुष्क मरुस्थल है इसमें 0 से 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्या है, 0 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है दोस्तों। कितनी वर्षा होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अर्ध शुष्क की बात करें तो मित्रों 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और दोस्तों इसमें कुछ बांगड़ क्षेत्र भी आ जाता है, जो शेखावाटी के लगभग 2 जिले और बीकानेर चूरू के आसपास का कुछ क्षेत्र भी आ जाता है दोस्तों इसमें। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नोट कि जो 25 सेंटीमीटर वर्षा है, 25 सेंटीमीटर जो सम वर्षा रेखा है दोस्तों, यह मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में विभाजित करती है दोस्तों। ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है यह राजस्थान को किस प्रकार से विभाजित करती है मित्रों, ये एक तो जो शुष्क मरुस्थल है और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इन दो भागों में विभाजित करती हैं दोस्तों। जैसा कि आप राजस्थान को इस प्रकार की आकृति में मान सकते हो, तो इस प्रकार की आकृति में मानते हुए जो इस प्रकार का जो ये अरावली का प्रदेश आ जाएगा दोस्तों। अरावली के प्रदेश के बाद में ये जो मरुस्थल इस दिशा में जो मरुस्थल फैला हुआ है, इसको ये 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये इस प्रकार से बांटती है दोस्तों। तो ये तो हो जाएगा शुष्क प्रदेश, ये वाला शुष्क प्रदेश हो जाएगा। और जो अरावली के बीच और जो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इसके बीच में हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यह शुष्क और यह अर्ध शुष्क इस प्रकार से इस दो भागों में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। हम देखते हैं शुष्क मरुस्थल। अब हम विस्तृत तरीके से शुष्क प्रदेश का अध्ययन करेंगे मित्रों। आज हम देखेंगे संपूर्ण, आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, इसमें हम देखेंगे संपूर्ण मरुस्थल के बारे में। तो हम देख लेते हैं शुष्क मरुस्थल कैसा है, यहाँ पर क्या क्या विशेषता पाई जाती हैं, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार के यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम मित्रों। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो भौतिक प्रदेश को हम क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर से जो कम, अर्थात हमारे जो राजस्थान का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थल कहते हैं। जो वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यहाँ तो है मुक्त, अर्थात यहाँ पर बालू का स्तूप, कुछ क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए ही नहीं जाते और कुछ क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इन दो भागों में बांट सकते हैं कि एक तो जो शुष्क प्रदेश है इसको भी दो भागों में बांटते हैं कि एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखते हैं कि बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है यह 41.5%
41.5% क्षेत्रफल पर जो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। और इसका कारण है दोस्तों यहाँ पर कुछ पथरीला मरुस्थल, जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों, हमवादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमवादा कहते हैं। जहाँ पर पथरीला, अर्थात आपको पता है कि यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा पथरीला क्षेत्र पाया जाता है, अर्थात थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम हमवादा कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, स्तूप नहीं पाए जाते। और दूसरी तरफ हम देखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 58.5% क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह यहाँ पर क्या है, रेत की टीले पाए जाते हैं। और यह रेत की टीले किससे बनते हैं दोस्तों, यह पवन और मिट्टी के जो निक्षेपण होता है, इससे क्या है, जो बालू है उसके टीले बन जाते हैं दोस्तों। बालू के टीले बन जाते हैं, बालू के टीले बन जाते हैं दोस्तों। तो इसी को क्या कहते हैं हम, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों विस्तार, इसका विस्तार देखते हैं। मैक्सिमम तो यहाँ पे पाया जाता है जैसलमेर में, सबसे ज़्यादा जो बालू का स्तूप की बात करें तो यह जैसलमेर में पाया जाता है, फिर बाड़मेर में पाया जाता है, फिर जोधपुर में पाया जाता है। नोट, बालू का स्तूपों की बात करें तो बालू का स्तूपों की जो बात करें हम, तो दोस्तों जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, अर्थात निक्षेपण का मतलब जानते हैं, बालू का जो निक्षेपण होता है ना, पवन के द्वारा जो कटाव होता है, पवन के द्वारा जो मिट्टी उड़ाकर ले जाती है, चली जाती है, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली जो स्थलाकृतियों को बालू का स्तूप कहा जाता है, जो सर्वाधिक जैसलमेर में बनते हैं मित्रों। बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में बनते हैं। और मित्रों जो बालू का स्तूप बनते हैं इनकी भी अलग अलग आकृतियाँ होती है, तो इनको भी देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। बालू का स्तूप के प्रकारों की बात करें तो बालू का स्तूप के प्रकारों की बात करें तो दोस्तों ये पवन के माध्यम से बनने वाले जो इस प्रकार की आप देख रहे हैं, ये चांद जैसा दिखाई दे रहा है मित्रों। जो होता है ना, ये इस प्रकार का आधा चांद की जैसे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार बोलेंगे। अर्धचंद्राकार मतलब आप देख सकते हैं, इसको आधा चांद बोलते हैं, इसको गैसेंट बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में गैसेंट बोलते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार जो ये पवन के माध्यम से इस प्रकार के, जिस प्रकार से, जैसे कि इधर हम आपको बताते हैं कि इधर से कोई मिट्टी है, ये मिट्टी उड़ा करके ले जाई जाती है और इधर से मिट्टी उड़ा कर ले जाई जाती है। तो इस प्रकार से इसकी आकृति बन जाती है दोस्तों, इस प्रकार से आकृति बन जाती है। ये इस प्रकार से यहाँ पे ढेर लग जाता है और इस प्रकार की आकृति बन जाने के कारण इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार स्तूप बोलते हैं, अर्धचंद्राकार स्तूप बोलते हैं दोस्तों। और इसी को क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं दोस्तों। जो अर्धचंद्राकार होते हैं इसी को बरखान बोलते हैं। इसका जो प्रकार है, ये जो अर्धचंद्राकार बनता है, अर्धचंद्राकार को ही क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। ये जो आधा चांद बना हुआ है इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है पवन से, और दोस्तों इसको बरखान बोलते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है सर्वाधिक, तो ये पाया जाता है शेखावाटी और चूरू क्षेत्र में पाया जाता है। जो बरखान वाला क्षेत्र है ये शेखावाटी और चूरू क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे हम बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं, दूसरे क्षेत्र की बात करें तो पवन के द्वारा ये समकोण पर क्या है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ये समकोण पर, अर्थात इधर से पवन उड़ा करके ले जाई जाती है और इस प्रकार से समकोण पर क्या है, समकोण पर इधर से ये रेत का टीला बन जाएगा दोस्तों। और ये समकोण पर यहाँ के क्या है, जमा हो जाएगा, यहाँ पे आकर के जमा हो जाएगा। तो मित्रों समकोण पर जो क्या है बालू का स्तूप, बिल्कुल समकोण पर बालू का स्तूप बनता है, तो इसको बोलते हैं मित्रों अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब होता है जो मतलब पवन के द्वारा जो समकोण पर जो बालू का स्तूप बना दिया जाता है उसको। और मित्रों ये क्षेत्र है, इसकी बात करें तो ये बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। मित्रों जो अनुप्रस्थ के अलावा एक अनुदैर्ध्य रेत जो रेखा में बनता है, अनुदैर्ध्य मतलब ये तो हो गया, अनुप्रस्थ होता है समकोण पर, और अनुदैर्ध्य की बात करें तीसरा जो स्तूप बनता है वह अनुदैर्ध्य अर्थात समानांतर, अर्थात समकोण पर न बन करके यह पवन की दिशा के अनुरूप बन जाता है। यह तो समकोण पर बिल्कुल एकदम खड़ा हो गया, लेकिन यह पवन की दिशा में ही बनता है। यह पवन की दिशा में जैसे कि लहरदार इस प्रकार से बन
जाता है। ये जो पवन है इसके द्वारा इस एक रेखा में, सीधी रेखा में क्या है, मिट्टी जमा कर दी जाती है, रेतीली मिट्टी जमा हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समानांतर बनने को ही बोलते हैं अनुदैर्ध्य रे या रेखीय, अनुदैर्ध्य रे या रेखीय स्तूप बोलते हैं। और दोस्तों जो अनुदैर्ध्य रे और रेखीय बनते हैं ये जैसलमेर में बनते हैं दोस्तों। इस प्रकार के स्तूप जैसलमेर में बनते हैं। और हम चौथे जो स्तूप की बात करें तो तारानुमा की बात करते हैं। और इस तारानुमा जो स्तूप बनता है दोस्तों, इस तारानुमा को क्या बोलते हैं, हम्मादा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, हम्मादा बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह हम्मादा बनता है और ये तारे की जैसी आकृति दिखाई देने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हम्मादा बोलते हैं। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक तो बनता है जैसलमेर में, और उसके बाद में बनता है सूरतगढ़ अर्थात श्री गंगानगर के आसपास वाला क्षेत्र। ज़्यादा तो कहाँ बनता है, जैसलमेर में, और फिर दूसरे नंबर पे बनता है सूरतगढ़ अर्थात श्री गंगानगर में बनता है। मित्रों हम बात करते हैं कि जो ये हम्मादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप को तारानुमा मतलब तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। मित्रों हम्मादा के चारों ओर जो मतलब जो हम्मादा, यहाँ पे हम्मादा ट्रिप है, मतलब यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। तो पहाड़ी क्षेत्र के आसपास, पहाड़ियों के आसपास जो मतलब मिट्टी उड़ाकर ली जाती है पवन के द्वारा, इसके आसपास चारों ओर जो पहाड़ियों के चारों ओर जो मिट्टी जम जाती है तारा की आकृति में बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, तारानुमा स्तूप बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पैराबोलिक स्तूप बनते हैं दोस्तों। तो पैराबोलिक लगभग वही बरखान की जैसे बनता है, अर्धचंद्राकार बनता है। कुछ तो बन जाता है जैसे कि विपरीत दिशा में, ये जो मिट्टी लाई, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दूसरी जगह समझाता हूँ। एक तो बन जाता है दोस्तों इस प्रकार का स्तूप, तो मिट्टी इस प्रकार से इधर होके उड़ाकर लाई जाती है और यह इस प्रकार का स्तूप बन जाता है, एक अर्धचंद्राकार बन जाता है। तो ये तो क्या है, इसके पीछे मतलब विपरीत दिशा से लाकर वो इसके दूसरी साइड से लाकर के जमाई गई है। लेकिन दूसरा जो स्तूप बनता है यह इस प्रकार का बनता है दोस्तों, यह इस प्रकार का बनता है जो बिल्कुल इसकी दिशा में, पवन की दिशा में ही रहता है, पवन की दिशा में ही रहता है। यह भी अर्धचंद्राकार होता है, लेकिन इसमें पवन क्या है, इसकी दिशा से, अर्थात यह इसके सामने से, इसके चांद की जो ये जो क्षेत्रफल है ना, इसी दिशा में मिट्टी जमा होती चली जाती है। और ये भी अर्धचंद्राकार अर्थात बरखान दो प्रकार के बनते हैं, ये आपको समझना है। बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसी जो आकृति का बालू का स्तूप है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं पैराबोलिक कहते हैं। मित्रों पैराबोलिक कहते हैं। तो इस प्रकार की जो ये दो अर्धचंद्राकार अर्थात जो हमारी हेयर पिन होती है ना, वह हेयर पिन को जैसे आकृति बन जाती है, इसकी हेयर पिन की आकृति बनती है, इसको पैराबोलिक स्तूप बोलते हैं। नोट भी देख लेते हैं दोस्तों, नोट में क्या लिखा हुआ है। यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। जो पैराबोलिक प्रकार के जो बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं सीप। तो सीप प्रकार की जो सीप, जैसे कि सीप क्या होता है इसमें, तो सीप की बात करें तो सीप जैसे कि ये बरखान है, यह पवन के द्वारा लेकर के आया गया, ये पवन के द्वारा जो मिट्टी जमा कर दी इसको बरखान कहा गया। फिर उसके बाद में जो ये इस प्रकार की जो ये आकृति बन गई दोस्तों, इस प्रकार की आकृति बन गई। तो इस प्रकार की आकृति बन जाने के कारण क्या है, यहाँ पे सीप जमा हो जाते हैं और इसी को सीप कहा जाता है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ये आकृति बन गई। तो इसी प्रकार की जो मैं आपको बताऊं, एक तो यहाँ पे बन गया, एक तो यहाँ पे बन गया और एक यहाँ पे बन गया, तो ये बीच की जो ये यहाँ पे बीच में होके जो ये इस प्रकार का जो गैप दे दिया जाता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों सीप बोलते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है। अब आप आगे बात करते हैं कि जो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा एक और बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। तो वही तो कह रहा था मैं कि एक क्या है, जो बरखान की जो दिशा है ना, जैसे कि ये एक तो ये यहाँ पे गैप बन जाता है और उस गैप के जो वो गैप बन जाता है वहाँ से क्या है, ये पवन निकलती है और एक तरफ तो क्या है बड़ी आकृति बन जाती है और एक तरफ छोटी आकृति अर्थात ये नुकीली बन जाती है। तो इस ये जो नुकीली आकृति बनी जाती है, इस बनी जो नुकीली आकृति बन जाती है इसी को क्या बोलते हैं, सीप बोलते हैं। इस प्रकार की बन जाती है दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है। स्क्रोप या कासीप, स्क्रोप कासीप क्या होता है कि मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूप
स्क्रब काशिप की बात करें तो ये दोस्तों ये जो झाड़ियों के आसपास जो मतलब बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे कि ये झाड़ियाँ उग रही है, आप जैसे कि इस मानचित्र में देख पा रहे हैं। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। इस प्रकार की ये जो स्क्रब जो काफिस है, यह जैसे कि ये झाड़ियाँ उग रही है और इसके आसपास वायु के द्वारा या कटाव के द्वारा, निक्षेप के द्वारा ये जो यहाँ पे ये मिट्टी जम जाती है झाड़ियों के आसपास ये मिट्टी जम रही है। इसको ही बोलते हैं स्क्रब या काशिप स्तूप बोलते हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आया होगा। यह सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं यह जैसलमेर में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्या है स्तूप पाए जाते हैं। नोट बरखान की बात करें तो बरखान भी दोस्तों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ये बरखान बनता है ना, इस बरखान में ही दो प्रकार की आकृतियां बन जाती है। और आपको पता है कि अनुप्रस्थ तो क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तो उसको बोलते हैं जो मतलब समकोण पर क्या है बालू का स्तूप बनते हैं। जैसे कि बरखान के ऊपर ही जैसे कि मान लो इधर से पवन उड़ा करके लाई और यहाँ पे जम गया तो ये समकोण पर बन जाएगा। बिल्कुल समकोण पर क्या है एक ढेर क्या है एकत्रित हो जाएगा मित्रों। यह बिल्कुल अर्थात पवन की विपरीत दिशा में जो ढेर लगता है उसको ही क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। समकोण पर बन गया ना मित्रों। और दूसरी बात करते हैं सीप। एक तो बनता है बरखान और सीप क्या होता है दोस्तों, सीप होता है अनुदैर्ध्य रेखा। अर्थात इस प्रकार की जो ये इस प्रकार का जो आकृति बन रही है, ये जो चोंच निकली हुई है यहाँ पे दोनों साइडों में चोप, तो ये चोंच निकलती है। इसी प्रकार की जो चोंच निकली हुई जो ये लंबी आकृति है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वाले भाग में जाए सबसे बड़ा चोंच बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां बनती हैं, इस संपूर्ण आकृति को फिर क्या कहा जाता है, सीप कहा जाता है दोस्तों। और ये जो अनुदैर्ध्य की बात करते हैं तो आपको पता है कि अनुदैर्ध्य किसको कहते हैं, समांतर बनती है। अर्थात वायु के जो पवन चलती है उसके समांतर। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार की समांतर में यहाँ पे कुछ ये आकृति बन गई। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है दोस्तों, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय बोलते हैं। जो इस प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। और सभी प्रकार के बालू का स्तूपों की बात करें तो ये जोधपुर में पाते हैं दोस्तों। जोधपुर में मिलते हैं इस प्रकार के सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आपको संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पश्चिमी मरुस्थल की देने की कोशिश करेंगे। तो आइए मित्रों, अभी तक भी बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों अर्धशुष्क मरुस्थल। हमने पहले तो शुष्क मरुस्थल की बात कर ली और हम बात कर रहे हैं अर्धशुष्क मरुस्थल, और इसमें कुछ बांगड़ क्षेत्र भी आ जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा वाला, अर्थात इसको शुष्क और अरावली प्रदेश के मध्य का भौतिक प्रदेश कह सकते हैं दोस्तों। तो जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर यानी कि 25 और 50 सेंटीमीटर जो इसके बीच में जो वर्षा का जो रेंज रहता है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश बोलते हैं दोस्तों। हम कह सकते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और जो अरावली की जो पश्चिम का भाग है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों इसको। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अरावली प्रदेश आ गया, यहाँ पे अरावली प्रदेश आ गया और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ गई दोस्तों। तो इस प्रकार ये भाग बना हुआ है, एक मिनट, इस प्रकार का ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया दोस्तों, ये तो हो गया शुष्क प्रदेश। ये क्या हो गया, ये तो हो गया शुष्क, ये तो हो गया शुष्क, ये तो हो जाएगा मित्रों शुष्क प्रदेश, ये तो हो जाएगा शुष्क प्रदेश। और जो इस वाला जो ये अरावली के बाद में जो ये वाला क्षेत्र बच गया, इसको बोला जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। क्या बोला जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश बोला जाएगा दोस्तों। तो इस वाले भाग को आपको याद रखना है और इसको भी अलग अलग 4 भागों में बांट दिया गया है। तो इसके बारे में हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो गोडवाड़ बेसिन है, ये पहला वाला गोडवाड़ बेसिन है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाता है, ये पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गोडवाड़ प्रदेश में जैसे कि पाली आ जाता है, जोधपुर आ जाता है,
जोधपुर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, जालोर आ जाता है, सिरोही है और जो जालोर है इसमें नेहर रन भी पाए जाता है दोस्तों। बाड़मेर में लवणीय पादप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार और यहाँ पे दोस्तों क्या है, दलदली भूमि पाई जाती है, दलदली भूमि पाई जाती है। यहाँ पर लूनी नदी के कारण यहाँ पे दलदल बन जाता है। इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे और दूसरी तरफ देख लेते हैं कि जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चौथा जो भाग है यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर। जैसे कि हम हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की बात करते हैं, इस वाले क्षेत्र में मित्रों चिकनी या उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। चिकनी या उपजाऊ मिट्टी पाई जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बग्गी या काटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग्गी या काटी बोलते हैं। यह ऊपर वाला जो क्षेत्र है जो क्या बोलते हैं इसको, जो ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी बहती है इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, चिकनी उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है इसको बग्गी या काठी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो तीसरा जो भौतिक प्रदेश है, इस तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो दोस्तों इसमें ये क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में लगभग यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में सीकर झुंझुनू चूरू के आसपास वाला क्षेत्र है दोस्तों ये। तो इसमें जो जोहड़ है, ये जोहड़ किसको कहा जाता है दोस्तों, जो पानी के जो कच्चे कुएं हैं इसको जोहड़ कहा जाता है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसको क्या है, इस क्षेत्र में जो पानी के जो कच्चे कुएं हैं इनको क्या कहा जाता है, कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। और सर की बात करें तो सर यानी कि मानसून के दौरान जो बनने वाले जो तालाब होते हैं दोस्तों, मानसून की अर्थात कुछ यहाँ पे वर्षा होती है उसके कारण यहाँ पे पानी भर जाता है तो उसको सर कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अमरसर बोलते हैं, हाँ, और बरसिंह सर बोलते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों बीड़ यानी कि बीड़ क्या होता है, तो बीड़ की हम शेखावटी की बात कर लेते हैं। विशेषकर बीड़ शेखावटी में बोला जाता है। जैसे कि गायों के चरने का स्थान होता है उसको बीड़ कहा जाता है। तो राजस्थानी शब्दावली में भी ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि बीड़ किसको कहा जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि बीड़ क्या है, चारागाह भूमि, अर्थात झुंझुनू के आसपास का जो चारागाह भूमि पाई जाती है उसको बीड़ कहते हैं। और हम इस भाग की बात कर लेते हैं जो मध्य वाला भाग है, इस दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। इस दूसरे भाग में दोस्तों एक विशेष बात है कि यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, वह विशेषकर नागौर में पाई जाती है। दूसरी बात करें तो मित्रों यहाँ पर एक कोबड़ पट्टी भी पाई जाती है, कोबड़ मिट्टी पाई जाती है मित्रों। तो कोबड़ या इसको कुबड़, आपको पता है कि जो कोब निकल जाती है उसको ही जो आदमी बांका हो जाता है तो उसी को तो हम कोबड़ या बांका बोले, बांका पट्टी। एक बार तो क्या है कोबड़ पट्टी पूछा गया और दूसरी बार एक एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया था कि बांका पट्टी कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों वही बांका पट्टी, वही कोबड़ पट्टी है और इसको क्या है, हुम्प बोलते हैं, हुम्प बोलते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो इसको बोलते हैं हुम्प बोलते हैं। तो मित्रों इसको कोबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो दोस्तों ये नागौर और अजमेर के पास में पाई जाती है मित्रों। और यह बांका पट्टी में एक बांका जो पट्टी है या कोबड़ पट्टी है इसमें एक क्या है, एक विशेषता है दोस्तों, यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा की सर्वाधिक क्या है, निक्षेपण होता है, सर्वाधिक निक्षेपण पाया जाता है मित्रों। फ्लोराइड अर्थात यहाँ पे फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है और इस फ्लोराइड युक्त जल के कारण ही क्या है दोस्तों, यहाँ के लोग बांके हो जाते हैं, अर्थात कोबड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसकी जानकारी प्राप्त की और दोस्तों हम इसके बारे में और जान लेते हैं। तो पहला क्षेत्र लेते हैं दोस्तों, लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है इसकी बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे नागौरी उच्च भूमि की बात करेंगे और देखते हैं फिर शेखावाटी अंतः प्रवाह वाला जो क्षेत्र है उसकी, और फिर घग्गर बेसिन की। जैसा कि फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको बताया था मैंने कि ये रहा ये वाला भाग, ये वाला भाग है मित्रों, ये घग्गर वाला भाग है। तो यहाँ पे चिकनी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसको बग्गिया कांटी बोलते हैं। तो यह आपको एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे देने की प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों बस आपसे हम यही विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाइए ताकि अन्य दोस्तों की यहाँ पे हेल्प हो सके। हम आपके तत्पर सेवा पे बने रहेंगे। तो आप हमारे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हम आगे देखते हैं शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल की जो मध्य कोई 5 अंतर लिखे, तो इसको भी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर हैं, ये भी देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो कि यहाँ पे क्या है,
जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश हैं उसमें एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है और एक में 50 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। जो ये शुष्क प्रदेश है इसमें तो एक क्या है, बालू का स्तूपों की मात्रा सर्वाधिक है और इसमें क्या है, बालू का स्तूप कम पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर क्या है, थोड़े बहुत क्या है, यहाँ पे कटीले वन ज़्यादा पाए जाते हैं अर्थात झाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे झाड़ियाँ कम पाई जाती। तो इस प्रकार से हम इसमें 5 अंतर लिख सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम देखते हैं मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो दोस्तों पलाया, खड़ीन या डाढ़ झील किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। खड़ीन या पलाया क्या होता है दोस्तों, खड़ीन या पलाया क्या होता है, ये इस प्रकार का एक मरुस्थल है दोस्तों। इस प्रकार का ये जो लहरदार एक प्रकार का ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, ये मरुस्थल है। और इस मरुस्थल में कुछ क्या है, ये टीले बन गए और यहाँ भी टीला और यहाँ भी टीला, यहाँ भी टीला और बीच में जो कुछ ये गड्ढा टाइप का रह गया, इसमें क्या है, अस्थायी पानी की झील बन जाती है दोस्तों। थोड़ा बहुत पानी बरसता है या बारिश होती है उसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी भर जाता है, इसी को पलाया झील कहते हैं मित्रों। ये पलाया झील यहाँ पे क्या है, जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली जो कृषि थी उसको कहा जाता था खड़ीन। मित्रों जो यहाँ पे क्या है, पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और ये जो पलाया झील बनती थी इससे क्या है, अपने खेतों को जो ये पालीवाल ब्राह्मण थे अपने खेतों तक सिंचाई करते थे और इसको क्या कहा जाता था, खड़ीन कृषि कहा जाता था। यहाँ पे जो खड़ीन में जो फसल होती है दोस्तों, ये रबी की फसलों की बात करें तो गेहूँ, चना और सरसों होता था। और सर्वाधिक की बात करें तो कि पलाया झील कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है और ये भी उत्तरी भाग में पाई जाती है, इस भाग में पाई जाती है, आप देख पा रहे हैं इस भाग में पाई जाती थी। आगे हम बात करें रन या टॉड क्या होता है, तो रन या टॉड के बारे में बात करें तो मरुस्थल में जो लवणीय और दलदली या अनुपजाऊ भूमि को रन या टॉड कहा जाता है। मित्रों जो लवणीय और दलदलीय जो भूमि बन जाती है दोस्तों, उसके कारण क्या है, मिट्टी क्या है, उपजाऊ नहीं रहती और उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है मित्रों, उसी को कहा जाता है रन या टोड कहा जाता है। रन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि प्रमुख रनों की बात करें तो प्रमुख रन या टोड जो जिले हैं वो कौन कौन सी हैं, तालछा पर जो चूरू में है और एक परिहारी वह भी चूरू में है। फलोदी की बात करें तो जोधपुर में है। बाप की बात करें तो बाप जोधपुर में है और धौप की बात करें तो यह थोप की बात करें तो थोप है बाड़मेर में और भाकरी है जैसलमेर में। और पोखरण भी आपको पता है जैसलमेर में ही है। तो यहाँ पे पोखरण में बात करें तो पोखरण में दोस्तों, पोखरण में परमाणु परीक्षण भी होता है और परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम हुआ था 1974 में, 18 मई को 1974 में हुआ था और फिर बाद में हुआ था 1998 में हुआ था 11 और 13 मई को यहाँ पर पोखरण में क्या है, परीक्षण हुआ था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जलपट्टी की। तो यहाँ पर एक मीठे पानी की जलपट्टी पाई जाती है दोस्तों मरुस्थल में। तो वह मीठे पानी की जो जलपट्टी पाई जाती है वो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या विशेषता है, उसको भी देख लेते हैं मित्रों। जो यह जलपट्टी पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, गोडावण पक्षी। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक गोडावण पक्षी पाया जाता है। तो गोडावण पक्षी की शरण स्थली बोलते हैं। जो जलपट्टी पाई जाती है उसको गोडावण पक्षी की क्या बोलते हैं, शरण स्थली बोलते हैं। और दोस्तों इस गोडावण पक्षी को ही जो इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। गोडावण पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। मित्रों ये जो जलपट्टी पाई जाती है और ये जलपट्टी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये पाई जाती है वैसे तो जैसलमेर ज़िले में, लेकिन जैसलमेर में भी कहाँ से कहाँ तक, ये जैसलमेर में पाई जाती है पोखरण से मोहनगढ़ तक। पोखरण से मोहनगढ़ तक अर्थात 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें एक जलपट्टी पाई जाती है अर्थात मीठे जल की पट्टी पाई जाती है। और मीठे जल की पट्टी पाई जाती है यहाँ पर ही क्या है, एक है चांदन नलकूप।
चांदन नलकूप जिसको थार का घड़ा कहा जाता है। और मित्रों यहाँ पर मीठे पानी का जो मीठे पानी की जो पट्टी है इसमें क्या है घासें उगती हैं, घासें भी उगती हैं, तो इसको सेवन घास या लिलोन घास कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है कि जो चांदन नलकूप कहाँ पे पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में मीठे जल की जो पट्टी है उसमें पाया जाता है दोस्तों। तो यह आपको याद रखने योग्य बात है। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है दोस्तों। ये जो यहाँ पे मीठा जल कहाँ से प्राप्त हुआ, हमारे प्राचीन काल की जो सरस्वती नदी आपने सुनी होगी उसी का अवशेष माना जाता है दोस्तों। तो यह भी याद रखने योग्य बात है कि जो सरस्वती का जो भूगर्भिक अवशेष है उसी के कारण यहाँ पे मीठा जल पाया जाता है और इसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट तो यह है कि ये जो मीठे पानी की जो जलपट्टी पाई जाती है दोस्तों, इस मीठे पानी की जलपट्टी को क्या नाम दिया गया, तो इसको लाठी सीरीज कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, लाठी सीरीज कहा गया। यह आपको याद रखना है कि इस मीठे जल की पट्टी को क्या कहा गया, लाठी सीरीज कहा गया। आकलहुड फॉसिल पार्क की बात करें तो आकलहुड फॉसिल पार्क यह स्थान है दोस्तों जैसलमेर में, और यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान अर्थात आकलहुड फॉसिल पार्क की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसमें आकलहुड फॉसिल पार्क है दोस्तों। इसका निर्माण काल का समय की बात करें तो यह पाया गया है मित्रों जुरासिक काल का है, अर्थात 18 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है दोस्तों। यह 18 करोड़ वर्ष जुरासिक काल की बात और 18 करोड़ वर्ष पहले की बात है दोस्तों। नोट की जो दोस्तों ये जो नोट होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कुछ खास बात होती है तो इसको भी देख लीजिए कि जो विश्व में जो लकड़ी के जो प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं, विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जो जीवाश्म पाए गए हैं वह आकलहुड फॉसिल पार्क में ही पाए गए हैं दोस्तों। आकलहुड फॉसिल पार्क में ही लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष पाए गए हैं अर्थात जीवाश्म पाए गए हैं। तो हम देख लेते हैं जो आकल तो एक गांव है और हुड यानी आपको पता है कि लकड़ी है, लकड़ी या कास्ट बोलते हैं इसको। आकुल कास्ट पार्क भी बोल देते हैं या आकलहुड पार्क भी बोल देते हैं इसको। और यहाँ पे पार्क है और यहाँ पे जीवाश्म उद्यान, इसको जो पार्क है ये पार्क में क्या है जीवाश्म उद्यान है, इसको जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे बाप बोल्डर क्ले पाया जाता है दोस्तों, बाप बोल्डर क्ले पाया जाता है। इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि बोल्डर क्ले अर्थात हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा जो जमा किए गए अवसाद है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाप बोल्डर क्ले कहते हैं, बाप बोल्डर क्ले कहते हैं। हिमानी अर्थात जो हिमानियों और जो ग्लेशियर अर्थात बर्फ के द्वारा जो मतलब कुछ अवशेष जमा कर दिए गए थे उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको जो पुराने समय की बात है अभी की बात नहीं है, जो पुराने समय में जो हिमानी क्षेत्र था या ग्लेशियर के कारण जो मतलब यहाँ पे अवशेष जमा हो गए थे करोड़ों वर्ष अर्थात 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व, 28 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे जो बर्फ के जो अवशेष जमा हो गए थे उसी को बोलते हैं बाप बोल्डर। और ये स्थान है दोस्तों जोधपुर बाप में, जोधपुर बाप नामक एक स्थान है, ये बाप है सबका बाप है दोस्तों। तो ये बाप नामक स्थान पर ये क्या है बाप बोल्डर पाए गए हैं। और इसके समय की बात करें तो प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में ये पाया गया था, प्रमुख कार्बोनिफेरस में, और ये 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है दोस्तों। कार्बोनिफेरस काल की बात करें तो प्रॉपर कार्बोनिफेरस काल है दोस्तों 30 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हो गई कार्बोनिफेरस काल को। हम बात करते हैं नखलिस्तान, नखलिस्तान या मरु उद्यान की बात करें तो दोस्तों नखलिस्तान की देखते हैं कि मरुस्थल में जो जहाँ पर जल बेसिन पाए जाते हैं, मरुस्थल में जो जल के बेसिन पाए जाते हैं, जल के बेसिन की मतलब जो नदियाँ बहती हैं मरुस्थल में उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों नखलिस्तान बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि जो मरुस्थल में जो इस प्रकार की जो नदियाँ बहती है और इसके आसपास जो हरियाली युक्त जो क्षेत्र है वह जम जाता है, हरियाली युक्त क्षेत्र जम जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं नखलिस्तान बोलते हैं। इस प्रकार की हरियाली इस नदी के आसपास जम जाती है, इसको नखलिस्तान कहा जाता है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। धोरियों की बात करें तो दोस्तों धोरे क्या होते हैं, तो धोरे होते हैं अर्थात ये जो लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं,
लहरदार बालू का स्तूप, उसी को धोरे कहा जाता है। मित्रों, वायु या जल के कारण जो इस प्रकार की जो लहरदार क्या है पट्टी बन जाती है, बालू का स्तूपों की लहरदार पट्टी बन जाती है दोस्तों इस प्रकार की, तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसी को कहा जाता है दौरे कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दरियन क्या होता है। दरियन की बात करें तो मित्रों, लहरदार बालू का स्तूप अर्थात दौरों का ही एक पार्ट है और स्थानांतरित गतिशील बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं कि ये दौरे अर्थात ये जो दरियन होते हैं, ये दरियन एक जगह पर स्थित नहीं होते और यह अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं। तो जैसे कि आज हमने यहाँ पर एक टीला देखा और वायु और मिट्टी के कारण, अपरदन के कारण या निक्षेपण के कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाने के कारण ये क्या है ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये एक टीला है और वायु के कारण यहाँ पर आ गया और यहाँ से कटाव के कारण ये वायु के द्वारा दूसरी जगह पे चला गया। तो ये गतिशील और स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है दरियन कहा जाता है। हम नोट को देख लेते हैं। तो नोट की बात करें तो नोट में देख लेते हैं कि दौरे और दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों। जो जैसलमेर का क्षेत्र है, जैसलमेर के क्षेत्र में दरियन पाए जाते हैं, दौरे पाए जाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि दौरे और दरियन सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह आपको याद रखना होगा कि दौरे और दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। पीवुणा की बात करें तो पीवुणा क्या है, यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ये स्थलाकृतियाँ हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ पे क्या है, एक ये पीवुणा है, एक सांप प्रजाति है, उसके भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है मित्रों सांप की प्रजाति। तो सांप की प्रजाति है पीवुणा यहाँ पे एक सांप की प्रजाति पाई जाती है और इसका रंग, जो सांप का रंग होता है वो पीला होता है। और सर्वाधिक आपको पता है कि जैसलमेर में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है, सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। और हम बात कर लेते हैं ये क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र था, ये कौन से काल के अवशेष है मित्रों, तो ये टर्सरी काल के अवशेष है। यहाँ पे एक तो पाया जाता है कोयला। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक तो कोयला पाया जाता है, एक पाया जाता है पेट्रोलियम और एक पाया जाता है प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में इस प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं, तो मित्रों कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के अवशेष पाए जाते हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं मरुस्थलीकरण क्या है और मरुस्थल का मार्च क्या है। तो मरुस्थलीकरण को मरुस्थल का मार्च कहते हैं और आपको पता है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना या इसका विस्तार का फैलाव ही क्या कहलाता है, मरुस्थल मार्च कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हम बात करें तो ये हमारा ये मरुस्थल है, इसमें जूम कर लेते हैं दोस्तों। ये वाला पार्ट क्या है, मरुस्थल है और ये मरुस्थल है। तो इस प्रकार से ये किसी या तो पानी के माध्यम से या जल के माध्यम से, नदी के कटाव के माध्यम से, है ना, या फिर वायु के माध्यम से इस प्रकार से धीरे धीरे ये इस प्रकार से हरियाणा तक फैल गया है दोस्तों। तो ये क्या है, ये मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और कुछ इस अरावली में कुछ क्या है दर्रे बने हुए दोस्तों, इन दर्रों के माध्यम से ही ये मरुस्थल इस और इस जो हमारा ये मैदानी भाग है इस ओर फैलता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मरुस्थल का मार्च बोलते हैं। मेरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आग लगा दीजिए इस वीडियो को तो आग नहीं लगानी है लेकिन फैला करके आग लगा दीजिए, सभी जगह हमारा वीडियो नज़र आना चाहिए। तो दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आगे बात करते हैं दोस्तों, मरुस्थल का मार्च की बात कर ली तो ये कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों हम देख लेते हैं। यह पाया जाता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैल रहा है दोस्तों, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैल रहा है। और ये जो इसकी बात करें तो ये हरियाणा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इधर तो अरावली आ गया, इधर तो कम फैल पाता है। लेकिन जो इधर वाला जो हरियाणा के बाग हैं इसमें कुछ क्या है, इसमें अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा। तो इधर क्या है, हरियाणा में भी मरुस्थल फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो सर्वाधिक जो फैलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों ये हरियाणा में आता है। और सर्वाधिक योगदान की बात करें तो ये बरखान प्रकार का जो ये इधर बरखान होते हैं, ये बरखान अर्थात अर्धचंद्राकार की बात की थी मैंने, ये अर्धचंद्राकार इस प्रकार के स्तूप बनते हुए हरियाणा में भी नजर आते हैं, क्योंकि इनकी गति स्थानांतरित सर्वाधिक होती है दोस्तों। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस प्रकार से ये हरियाणा तक फैल गए हैं। तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार की जो बालू का स्तूप मिल रहे हैं तो यह क्या है, उधर
हरियाणा की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बात करते हैं इसमें नोट में, तो ये ERG क्या है, तो ये रेग इसको बोलते हैं, रेग ERG को रेग बोलते हैं मित्रों। ये रेग क्या है, तो रेग अर्थात ये रेतीला मैदान है। ये दोनों रेतीला और पथरीला, दोनों रेतीला और पथरीला है। तो ये दो रेतीला जो जहाँ पर पथरीला मैदान मिलता है, एक तरफ तो रेतीला और एक तरफ पथरीला। तो जैसे कि यहाँ पे तो ये रेत वाला क्षेत्र आ गया और यहाँ पे ये पथरीला वाला क्षेत्र आ गया। और दोस्तों इस प्रकार से कभी इस प्रकार से मिल जाते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, रेग बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं। और आपको पता है कि हमवादा क्या है, हमवादा पथरीला क्षेत्र है। तो पथरीला क्षेत्र है, तो इस पथरीले क्षेत्र को, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रेग बोलते हैं। ये बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, रेग कहलाता है। क्या बोलते हैं, रेग कहलाता है। आगे हम बात करते हैं अरावली पर्वत प्रदेश की। तो दोस्तों अरावली पर्वत प्रदेश को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। हमने अरावली के लगभग सभी विशेषताओं को पढ़ा मित्रों। इसके जितने भी भौतिक प्रदेश हो सकते थे दोस्तों, ये जो मरुस्थल प्रदेश है इसके बारे में हमने अध्ययन किया, प्रत्येक के बारे में अध्ययन किया मित्रों। रण टोड क्या होता है, पलाया झील क्या होती है, अधसूक्ष्म मरुस्थल के बारे में हमने बात की, बागर प्रदेश के बारे में बात की दोस्तों। और यहाँ पर जो मतलब स्क्रब जो काशी में स्तूप बनते हैं उनके बारे में भी हमने बात की। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो रेखीय जो बालू का स्तूप बनते हैं उनके बारे में बात की। अर्धचंद्राकार या बरखान की बात की। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं तारानुमा, इस प्रकार की हमने सभी के बारे में बात की। तो इस प्रकार से हम आपको कंप्लीट ज्योग्राफी का सेशन आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचा देंगे दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अरावली पर्वत प्रदेश के साथ में, और अगली बार हम अरावली पर्वत प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन करते हुए अरावली प्रदेश को इसी प्रकार मरुस्थल के जैसे हमने मरुस्थल की पूरी जानकारी दी, तो हम अरावली प्रदेश की भी संपूर्ण जानकारी के साथ में आप तक प्रेषित करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहिए और इसी प्रकार से आप हमको प्यार देते रहिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय महाकाल।